गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स और डिफरेंट सेल, यानी डिफरेंट सेल्स जो होती है उन सेल के अंदर जो सब सेल होती है और उनके जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना और उनमें डिस्ट्रीब्यूट करना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो एक तो हमको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स, यानी ऑर्बिट जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स है, ये जो ऑर्बिटल्स है इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको ये 3 रूल्स अच्छे से लर्न होने चाहिए, ऑबो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल, मैक्सिमम मल्टीपलिसिटी रूल्स। तो ये सारे प्रिंसिपल्स भी हमको अच्छे से पता होना चाहिए, जो ये प्रिंसिपल्स है। यदि हमको इनके बारे में पता नहीं होगा तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन्स जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम नहीं लिख सकते। और आपको जो फर्स्ट लॉ जो आपने पढ़ा है ऑबो प्रिंसिपल्स, यानी ऑर्बिटल्स है और जो ऑर्बिटल्स है उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है। इसके लिए आपके एक n+l का और रूल चलता है, n+l रूल होता है। ये n+l रूल्स क्या होता है कि n फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l फॉर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स, यानी कि इन दोनों की वैल्यू का प्लस करो और प्लस करने के बाद जिसकी वैल्यू लो आती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स पहले फिलअप किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने लिया एग्जांपल 1s एंड 2s, तो 1s में n की वैल्यू 1 और s की वैल्यू क्या हो गई 0। इस केस में देखोगे तो n की वैल्यू क्या हो गई 1 और s की वैल्यू क्या हो गई 0। तो यहाँ इन दोनों का सम ऑफ 1 आ गया और यहाँ इनका सम ऑफ कितना आ गया 2। तो हमको ये ध्यान रखना है कि दोनों में ही जब n की वैल्यू सेम है, ध्यान दीजिए, जब दोनों केस में n की वैल्यू सेम है, दोनों में ही n की वैल्यू 1, n की वैल्यू यहाँ पर 1 नहीं आएगी, n की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर में n की वैल्यू क्या आएगी 2 + 0 = क्या आएगा 2 आएगा। तो इस तरीके से n+l के रूल हमको ये ध्यान रखना है, क्योंकि ये s की वैल्यू तो 0 है, फिर हमको n का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें n की वैल्यू हाई है इसलिए लो किस में है 1s में, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले फिलअप किस में किए जाएंगे 1s के अंदर। तो ये n+l का रूल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे मान के चलो कंपेयर करते हैं 3d और 4s, हम किसको कंपेयर कर रहे हैं 4s एंड 3d, इन दोनों को हमको कंपेयर करना है। अब इसमें n+l की वैल्यू जो आएगी, n+l की जो वैल्यू जाएगी वो कितनी आएगी 4 + 0, इसकी वैल्यू n की वैल्यू 3 और d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2, d के लिए l की वैल्यू क्या होती है 2। तो ये 4 + 0 = 4 और ये क्या हो गई 5। तो हमको पता है कि 3d की वैल्यू, 3d में n+l की वैल्यू हाई होती है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स बाद में फिलअप किए जाएंगे क्योंकि इसकी एनर्जी हाई होती है और 4s की एनर्जी कम होती है, इसलिए इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स, यदि हम यहाँ ध्यान देंगे तो इसके अंदर हम ये देख लेंगे कि इसकी वैल्यू कम है तो इसकी एनर्जी लो है। तो ये हमको ध्यान रखना होता है। और जब दो केस में यदि n+l की वैल्यू सेम आ रही है, किसी दो केस में यदि n+l की वैल्यू सेम आ रही है तो उस केस में हमको ये देखना पड़ेगा कि जिसमें n की वैल्यू हाई है, जैसे सेम का मतलब हमने ले लिया 3p में हम देखेंगे कि n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू कितनी है 3 और p की वैल्यू क्या है 1, तो दोनों का सम ऑफ करा तो आंसर क्या आ गया 4, यानी 3p और 4s दोनों में n+l की वैल्यू क्या आ रही है इक्वल। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप किए जाए जिसमें n की वैल्यू लो है, बाद में इलेक्ट्रॉन किस में फिलअप किए जाए जिसमें n की वैल्यू हाई है, n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। तो ये ऐसे हमको समझने के लिए है n+l का रूल, जिससे हम ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करते हैं उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। ये हो गया। इसके बाद अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए। फॉर एग्जांपल हमको फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फ्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 9। तो देखो सबसे पहले हमको इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है। सबसे पहले कौन सा सेल आता है 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, देन 4d, इस ऑर्डर में फिलअप करना रहता है। और ईच ऑर्बिटल्स की जो कैपेसिटी है वो भी हमको पता है कि s जो ऑर्बिटल है उसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 आ सकते हैं,
डी के अंदर 10 आ सकते हैं और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये चीज हमको पता होनी चाहिए, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमको इन ऑर्बिटल्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है, इन तीनों रूल्स को भी ध्यान रखना है। सबसे फर्स्ट रूल्स ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है। तो देखिए ऑर्बिटल्स को जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है, जैसे हमने लिया 1s, तो ये हो गया 1s। 1s की कैपेसिटी क्या है 2, उसके बाद किसका नंबर आया 2s, 2s की कैपेसिटी क्या है 2, और हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 9, 4 चले गए, अभी 5 बाकी है, तो हमने लिखा 2p5। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको यदि हम शॉर्ट में लिखना चाहे तो सिर्फ वैलेंसी सेल का ही लिखना होता है इनर सेल के लिए। जैसे ये सेल नंबर 1, तो ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हीलियम का, क्योंकि आपको पता है जो नॉर्मल गैसेज होती है जैसे हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, जो ये एलिमेंट्स है इनके बाद जैसे हीलियम से लेकर के नियॉन तक, हीलियम से आगे से हीलियम के बाद हाइड्रोजन, लिथियम से लेकर के नियॉन तक का क्या लिखेंगे हम हीलियम। तो इस तरीके से यदि हम स्क्वायर ब्रैकेट में हीलियम को लिख देते हैं तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि ये 1s2 है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे 2s2 एंड 2p5, क्योंकि इसके बाद जो हमको डायग्राम बनाना रहता है वो डायग्राम सिर्फ वैलेंसी सेल का बनाना है, सारे ऑर्बिटल्स के ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो वैलेंसी सेल में क्या है, वैलेंसी सेल क्या होता है ये तो पता होगा। वैलेंसी सेल मींस जो आउटर सेल होता है, जो सबसे लास्ट सेल होता है किसी एटम का, वो क्या होता है वैलेंसी सेल। तो इसका वैलेंसी सेल ये है 2, तो इसके अंदर एक तो ऑर्बिटल होगी 2s, दूसरी ऑर्बिटल्स होगी 2p, तो 2p ऑर्बिटल्स होगी। p के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3, ये आपको पता है पहले से। s के अंदर 1 ऑर्बिटल और p के अंदर 3 ऑर्बिटल्स। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करिए, s में कितने हैं 2, 1 एंड 2, p में कितने 5, तो कैसे फिलअप करोगे 1 2 3 4 एंड 5 अकॉर्डिंग टू हंट्स रूल। यानी जब तक डिजेनरेट ऑर्बिटल्स जो सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स है, सेम ऑर्बिटल्स है, जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता तब तक हम पेयरिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। तो ये हंट्स रूल भी फॉलो करना है। ईच ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2, और उनका जो स्पिन है वो क्या होता है अपोजिट, एक क्लॉकवाइज चलते हैं तो दूसरा उसका जो स्पिन होता है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इस तरीके से हम क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। ये दोनों ही तरीके करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। यहाँ पर और आपको एक और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे हमने एग्जांपल्स लिया क्लोरीन लिया हमने ले लिया, सपोज हमने ले लिया कैल्शियम ले लिया, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 20, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20। अब हमको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो एक तो तरीका ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आप देखिए कितने हो चुके हैं 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18, लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 20। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 3p के बाद में किसका नंबर आएगा 4s। यहाँ से देखिए आप ये 3p के बाद में किसका नंबर है 4s का, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे 4s के अंदर जाएंगे। तो इस तरीके से हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। अब हमको पता है कि इसका वैलेंसी सेल क्या है 4, वैलेंसी सेल क्या है 4 जो लास्ट सेल है, तो ये क्या हो गया इसका इनर सेल। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है R1 का, तो इसको हम शॉर्ट में लिख देंगे AR। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो वैल्यूज है उसको हम क्या लिख देंगे AR R1 से लिख देंगे। उसके कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और 4s2। अब ये दोनों ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। इसके बाद हमको वैलेंसी सेल के ऑर्बिटल्स बनाने हैं, तो ये 4s का एक ऑर्बिटल बना दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये 4s जिसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है 2 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम। ये चीज भी आपको सबको पता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, कोई भी न्यूट्रल एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स उतने होते हैं जितने प्रोटॉन नंबर्स होते हैं। और प्रोटॉन नंबर हमको कहाँ से पता चलते हैं एटॉमिक नंबर से, क्योंकि किसी भी एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है प्रोटॉन नंबर के इक्वल। तो हम सभी बच्चों को कम से कम 40
और 30। यहाँ तक तो हमको एटॉमिक नंबर सबका अच्छे से लर्न होना चाहिए, सभी के एटॉमिक नंबर हमको लर्न होना चाहिए 40 तक 11th क्लास के अंदर, कि हमको किसी भी एलिमेंट्स का 40 तक यदि हमको एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो हमको उंगलियों पे याद होना चाहिए कि फास्फोरस 15 होता है, कैल्शियम 20 होता है, मैग्नीज 25 होता है, या जिंक 30 होता है। कोई भी एलिमेंट जिस एलिमेंट्स के हमसे पूछा जाए तो उसके हमको एटॉमिक नंबर टेस्ट में याद होना चाहिए। जब भी पूछा जाए ये हमको सबसे पहले लर्न करना है। उसके बाद एटॉमिक नंबर पता चल गया, हमको इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से फिलअप करना है उसके लिए हमको इन 3 रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ऑपो प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल्स। तो ये इस तरीके से हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना रहता है। किसी भी एलिमेंट्स का लिखना है तो हमको ये सारे रूल्स फॉलो करना है। अब देखिए जो ऑर्बिटल्स होती है वो फुल फील्ड, हाफ फील्ड और बैकेंड 3 कंडीशंस में स्टेबल होती है। यानी ऑर्बिटल्स की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, तो ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी होती है या तो ऑर्बिटल क्या हो, वैकेंट हो, या तो फुल फील्ड हो, या हाफ फील्ड हो। तो स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिटल्स। अब देखिए हमको ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिटल्स। तो इसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स उनकी स्टेबिलिटी, जैसे आपको मैं एक p ऑर्बिटल का या d ऑर्बिटल का एग्जांपल ले लेते हैं, हम 3d ऑर्बिटल्स का एग्जांपल ले लेते हैं, 3d0, 3d5 एंड 3d10। ये 3 केस में ऑर्बिटल्स स्टेबल होती है। देखिए या तो d ऑर्बिटल कंप्लीटली वैकेंट हो, या d ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, या d ऑर्बिटल फुल फील्ड हो। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां से देखिए या तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंट। इसको हम क्या बोलेंगे, वैकेंट। यदि इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। इसको हम क्या बोलेंगे, हाफ फील्ड। और यदि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये हो जाएगी आपके फुल फील्ड। ये क्या हो गई, फुल फील्ड। तो ये 3 कंडीशंस में ऑर्बिटल सबसे मोस्ट स्टेबल होती है। कोई भी ऑर्बिटल है या तो वो वैकेंट होनी चाहिए कंप्लीटली, या फिर वो हाफ फील्ड हो सकती है, या फुल फील्ड हो सकती है। इन तीनों ही केस में ऑर्बिटल्स क्या होती है, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है इन ऑर्बिटल्स के पास, और उस कंडीशंस में इनसे इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसलिए हाफ फील्ड, फुल फील्ड और जो ऑर्बिटल्स है वो क्या होती है, स्टेबल होती है। और किसी भी स्टेबिलिटी के लिए ये इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ा बहुत इधर उधर शिफ्ट होता है, कुछ एक्सेप्शनल टाइप केसेज है। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, इसके बेस पर समझेंगे कि क्रोमियम और कॉपर जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए और क्या होता है, ये अच्छे से समझेंगे। लेकिन हमको पहले पता होना चाहिए कि जो ऑर्बिटल्स होती है वो किस केस में स्टेबल होती है, वैकेंट होनी चाहिए, या फुल फील्ड या हाफ फील्ड। बाकी अदर केसेस भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली पार्शियली फील्ड है वो, ना तो हाफ फील्ड है ना फुल फील्ड है, बीच वाली भी है, तो वो ऑर्बिटल भी स्टेबल होती है। लेकिन सबसे जो मोस्ट स्टेबल स्टेट्स होती है वो होती है वैकेंट, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड। अब देखिए हम बात करते हैं क्रोमियम की, कि क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं तो हमको ये हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, एटॉमिक नंबर होता है 24। अब 24 जो एलिमेंट्स है इसका एटॉमिक नंबर, हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं हमको इसके, तो क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4। जैसा यदि हम सिंपली इसको फॉलो करते हैं, देखो 1s1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d4, क्योंकि इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 24, तो 2 + 2 4 4 + 6 10 10 + 2 12 12 + 6 18 18 + 2 20 20 + 4 24। तो ये 24 हो गया।
लेकिन हम यहाँ जब इसका जो ये बैलेंस, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से लिख सकते हैं कि ये इसका वैलेंसी सेल है, तो इनर सेल को तो हमने क्या लिख दिया, आर्गन। इनर सेल को तो हमने क्या लिखा, आर्गन, और ये हो गया 4s2 एंड 3d4। लेकिन जब हम इसके डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इसका जब हम ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो ये इस तरीके से ड्रॉ होके आएगा 3 4। देखिए ये है 4s और ये है 3d। 4s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 एंड 2, और 3d के अंदर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4। अब देखिए आप अच्छे से समझिए, इसको अच्छे से समझना है, यहाँ भूलना नहीं है। अब d और s दोनों बैलेंसी सेल से बिलोंग कर रहे हैं, और बैलेंसी सेल के एक के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है और s के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों लगभग बराबर एनर्जी के, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, दोनों इक्वल एनर्जी के हैं। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे में समझौता करते हैं। कौन, 4s और 3d। 3d इसको बोलते हैं भाई तुम्हारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, मैं अनस्टेबल हूं, आप स्टेबल हो, लेकिन यदि आप एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे देते हो तो आप तो हाफ फील्ड भी स्टेबल होंगे। तो आप एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दीजिए, मैं भी स्टेबल हो जाऊंगा और आप भी स्टेबल बने रहेंगे। तो इस दोनों के ब्रदरहुड यानी भाई बंदी के नाते ये क्या करते हैं, अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है 3d ऑर्बिटल में। तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाता है, यहाँ शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ शिफ्ट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाता है, इस तरीके से 1 2, और इस तरीके से 1 2 3 4। अब हम लिखेंगे 1 2 3 एंड 4 और ये 5। अब आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि जो 4s है उससे इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो गया, 3d के अंदर। जब 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ तो अब ये हाफ फील्ड भी स्टेबल है, ये भी हाफ फील्ड स्टेबल है। इसलिए क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है आर्गन 4s1 एंड 3d5, 3d5 या 3d5 4s1, किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, करेक्ट है। यदि हम यहाँ लिख रहे हैं, इतना ही लिख रहे हैं, तो ये क्या है, गलत है। हमको ध्यान रखना है इस चीज का कि ये क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, क्रोमियम का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है। यदि आपको इसी को लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 एंड 3d5, ये करेक्ट होगा। ये लिखना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लिखना है तो ये लिखना पड़ेगा, और इस तरीके से लिखना है तो आपको ये लिखना पड़ेगा, तब ही करेक्ट होगा। हम जनरली क्या करते हैं, यदि पहले के रूल्स देखते हैं तो हमको यही बात समझ में आती है कि इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिलअप करना है, ईच ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पेयरिंग तब तक नहीं हो जब तक कि ईच ऑर्बिटल 1 इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो जाए। ये सारे रूल्स फॉलो करने के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं, यहाँ पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जाने के बाद एक नया रूल्स आ जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ द हाफ फील्ड फुल फील्ड एंड वैकेंट ऑर्बिटल्स। तो उसकी वजह से ये क्या होते हैं, चेंजेज हो जाते हैं। और क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d4 नहीं होकर के क्या होता है, 4s1 3d5 होता है। ये स्पेशल केस है कॉपर और क्रोमियम, ध्यान रखना है अच्छे से, ये एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं कॉपर और क्रोमियम, तो ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कॉपर की, कि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो कॉपर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले हमको कॉपर का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए कि कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या है। कॉपर का एटॉमिक नंबर जब पता चलेगा तो उससे हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी पता चलते जाएंगे। तो जब हमने पता किया, कॉपर का एटॉमिक नंबर पता किया, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना आया, Cu29। एटॉमिक नंबर कितना आया, 29। तो देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यानी यहाँ तक हो गई 20। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20, और हमको चाहिए कितने, 29 3d9। और जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं आर्गन, और ये लिख दिया हमने 4s2 एंड 3d9 एंड 3d9। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वो भी इस तरीके से लिखेंगे, 4s 3d
1 2 3 4। अब देखिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है ये 4s के अंदर कितने हैं 2, d के अंदर कितने 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये कंडीशन होती है। ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ तक आ गए। लेकिन वही क्रोमियम वाली कंडीशन फिर से यहाँ आती है। D9 इसको बोलते हैं, 4s को बोलते हैं कि देखो भाई तुम्हारे पास तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तुम तो फुल फिल्ड भी वैकेंट हो और हाफ फिल्ड भी वैकेंट हो, यानी s ऑर्बिटल तीनों केस में स्टेबल होती है। यदि वैकेंट रहेगी तो 0 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यदि हाफ फिल्ड रहेगी तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा और फुल फिल्ड रहेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो s ऑर्बिटल ऑलवेज स्टेबल। अब ये इसको बोलते हैं कि तुम मेरे को 1 इलेक्ट्रॉन यदि डोनेट कर दो तो मेरा कितना हो जाए D10 कॉन्फ़िगरेशन हो जाए और मैं भी स्टेबल हो जाऊं और आप भी स्टेबल हो जाओ। ये बात को s ऑर्बिटल मान लेता है और इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। ये यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन को कहाँ डोनेट कर देता है, इसकी इस ऑर्बिटल में डोनेट कर देता है। इस ऑर्बिटल में जब डोनेट करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, आर्गन 4s1 एंड 3d10। जब हम इसको इस तरीके से लिखते हैं 4s को, ये हो गया आपके 4s और ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया हमारे 3d, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इस तरीके से जो ऑर्बिटल्स है उन ऑर्बिटल्स के अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं। तो इसका ये जो तरीका है वो कौन सा तरीका है, ये जो तरीके से हमने फिलअप किए है ये मेथड क्या है, करेक्ट है। ये दोनों केस क्या है, करेक्ट है और ये क्या है, रॉन्ग। तो हमको जब भी यदि हमको किसका पूछा जाए, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा जाए तो ये लिखेंगे या फिर इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ये करेक्ट है। यदि हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, ये वैसे आप वैलेंसी सेल का ड्राइंग बनानी रहेगी तो इसमें लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 एंड 3d10। इस तरीके से लिखोगे तो ये भी क्या है, करेक्ट माना जाएगा। तो इस तरीके से हमको ध्यान रखना है कि जब हमको किसी भी कोई भी एलिमेंट्स है और उस एलिमेंट्स का क्या लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखने के लिए हमको क्या चाहिए कि उसके ये तीनों रूल्स पता होना चाहिए। इन रूल्स के बाद हाफ फील्ड, फुल फील्ड और वैकेंट स्टेबिलिटी जो ऑर्बिटल्स है उनकी स्टेबिलिटी भी हमको क्या करनी पड़ेगी, ध्यान रखनी पड़ेगी। और उसके बेस पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और स्पेशली क्रोमियम और कॉपर के इसको स्पेशली याद करके चलेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो, इस वीडियो में जो चीज़ें समझाई है, जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझाया गया है वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू।